औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक एवरेज एटॉमिक मासेस। तो एवरेज एटॉमिक मासेस को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे सब्जेक्टिव स्टडी क्या है। बिसाइड ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्वान्टिटेटिव एनालाइज ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये हमें ये बताता है कि क्वान्टिटेटिव एनालाइज करने के लिए, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ की मकदार जब लेते हैं, हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन लेते हैं, तो उसकी जो है क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, उनके मोल फाइंड करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, तो हम एवरेज एटॉमिक मास को ही यूज़ करते हैं। टेक अ सिंगल मास फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड और इट हैज़ मल्टी एसोटोप्स। यानी कि अगर एक एलिमेंट है, उसके काफ़ी सारे एसोटोप्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी एसोटोप्स हैं, लेकिन हम उनके लिए कलेक्टिवली एक ही जो है सैंपल के लिए जो यूज़ करते हैं मास, जो कि उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है, हम ज़्यादातर वही यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि अगर उस सैंपल के अंदर लाइक तीनों एसोटोप्स मौजूद हैं, तो उनका वो एवरेज जो है वो एटॉमिक मास ही लिया जाता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके हम आज के टॉपिक में क्या सीखेंगे। तो आज के टॉपिक में जो है कि हमने ये सीखना है कि डिफ़ाइन एवरेज एटॉमिक मास। का एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। इनके एग्जांपल के साथ हम जो है कि एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट भी करने का तरीका सीखेंगे। इसके अलावा जो है कि हम ये देखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके बाद जो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है आपको कि एवरेज का मतलब होता है कि जो कि किसी 2 से 3 चीज़ें होती हैं उसकी एवरेज ली जाती है, तो वो मास होगा। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के जो है कि डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कि लाइक एज अगर हम बात करें क्लोरीन के, उसके 2 आइसोटोप हैं, 35 और 37। तो इस तरह जो है जब हम उनकी एवरेज लेते हैं, तो मतलब उनका जो मास आएगा वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो mass of an element that is calculated by taking the average masses of all possible isotopes of elements। यानी कि देखिए एक एलिमेंट है, उसके जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, सब के जो मैसेज हैं उनकी अगर हम एवरेज ले लें, तो उससे जो मैस आएगा उसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप। यानी कि देखिए नियॉन 20 जो होते हैं, कि नियॉन 21 भी होता है और नियॉन 22 भी होता है, क्योंकि इसके 3 आइसोटोप हैं। तो जब हम इन तीनों की एवरेज लें तो 20.18 आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा देख रहे होंगे कि देखिए कि 20, 21 और 22, आप सोच रहे होंगे कि इसकी एवरेज तो 21 आनी चाहिए, लेकिन इसकी 22.18 क्यों आई है। एक्चुअली रीज़न ये होती है कि इसकी एवरेज एटॉमिक मास को जो है कैलकुलेट करने का एक मेथड है, वो क्या मैं डिस्कस करता हूँ आपको कि हम कैसे निकालते हैं, ये 20.18 कैसे आती है। एवरेज एटॉमिक मास इन फ्रैक्शंस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास इन फ्रैक्शन क्यों होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब है कि पॉइंट में क्यों होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं आता। तो देखा कि एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि उसमें बताया कि जो एक्चुअली जो एवरेज एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है, यानी कि उनके जितने भी मतलब है कि पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, 2 हैं या 3 हैं, और उनकी अबंडेंस कितनी है। अबंडेंस का मतलब है कि वो नेचर में कितने पाए जाते हैं। लाइक एज अगर हम नियॉन 20 की बात करें, तो वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वो 90% पाया जाता है। तो इसीलिए मतलब है कि वो 20 के करीब ही उसका मैस आना चाहिए। सो एवरेज एटॉमिक मास आर इन फ्रैक्शन, जैसे कि टेबल में आपको दिए गए हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है 1.008 होता है AMU में, क्योंकि हाइड्रोजन के जो है कि 2 आइसोटोप्स होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1 प्रोटियम, दूसरा होता है 2 होता है जिसका मैथ वो होता है ड्यूट्रियम, और तीसरा ट्राइटियम होता है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो जो 1 और 2 वाले हैं उसमें 1 जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसकी परसेंटेज जो है वो 1 के करीब ज़्यादा आएगी। तो ऑक्सीजन की बात करें तो उसका जो है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है 15.9994 है। नियॉन का 20.1797, जो कि 20.1 लेते हैं हम उसको। क्लोरीन का 35.453 है, जो कि 35.5 लेते हैं। कॉपर का भी 63.546 है, तो उसका भी 63.5 लिया जाता है। और यूरेनियम का 238.029
89। तो ये हमारे पास जो है कि यूरेनियम का आइसोटोप है, जो कि हम इसका मतलब यूरेनियम 238 जो है वो नेचुरली लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि आपको कैसे बताया जाएगा कि ये आपकी एग्ज़ाम्पल बुक में दी गई है। तो उसने लिखा कि ये जो है कि एक सैंपल है नियॉन, जो कि फाउंड पाया गया, और उसके अंदर जो है वो तीनों आइसोटोप मौजूद हैं। नियॉन 21 भी है, 22 भी है और 20 भी है। 20 की परसेंटेज आपको दी है कि 90.92 है, 21 की परसेंटेज 0.26 है और 22 की परसेंटेज जो है वो 8.82% है। तो कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, यानी कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास आप इसका कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो होता है एवरेज ऑफ आइसोटोप्स विद देयर अबंडेंस। तो हम क्या करेंगे कि जो मतलब आइसोटोप और जो उसकी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। जैसे कि देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो नियॉन 20 था, 20 को हमने 90.91 से 92 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो है कि 21 को हमने 0.26 से मल्टीप्लाई किया और 22 को हमने 8.82 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इन तीनों को मतलब है कि जब परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे हम 100 से, क्योंकि परसेंटेज होती है वो टोटल 100 होती है, तो 100 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 20.18 AMU, जो कि नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ ये है कि नियॉन का कोई भी देखेंगे एक आइसोटोप ऐसा नहीं था जिसका मास 20.18 था, क्योंकि इसके तीन आइसोटोप थे, 20, 21 और 22। लेकिन इसका जो है कि एवरेज एटॉमिक मास आया है वो 20.18 आया है। इसलिए हम जो है कि नियॉन का जब भी मास लेते हैं वो 20.18 लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जो इम्पोर्टेंस है वो जो है कि फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वी नॉर्मली यूज़ एवरेज एटॉमिक मास। यानी कि देखिए मैंने सर पहले बताया आपको, हम अगर मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम अगर किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसकी मोलर कंसनट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम उसके मतलब है कि रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है कि वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने से कितने बनेंगे, उन सब का अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो सब ये एनालिसिस के लिए हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लिखा है इन लेबॉर्ट्रीज पर्पस वी कंसीडर द सैंपल कंसिस्टेंस ऑफ दिस एटॉमिक मास। क्योंकि अगर लेबॉर्ट्री पर्पस के लिए अगर हमारे पास सैंपल दिया जाता है तो हमें उसके बारे में बजाय इसके टेस्ट करें कि कौन सा है, नियॉन 20 कितना है, 21 कितना है, 22 कितना है, तो उसके लिए हम सिर्फ उसका एवरेज एटॉमिक मास ही ले लेते हैं ताकि हम उसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकें और उसकी हम ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे कि व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, वाइट एवरेज एटॉमिक मासेस आर इन फ्रैक्शन के एवरेज एटॉमिक मासेस जो होते हैं फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, उसके हमने बताया कि वो जो है कि एवरेज ली जाती है आइसोटोप्स और अबंडेंस के हिसाब से, इसलिए वो फ्रैक्शन में आते हैं। वाई द मास ऑफ नियॉन इज़ टेकन 20.18, हम नियॉन का मास 20.18 को लेते हैं क्योंकि वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। उसके बाद लिखा है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20.18। उनकी 20.18 कैसे आया था, हमने देखा था कि वो तीनों आइसोटोप्स को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया था और सबको ऐड कर दिया था और 100 पे डिवाइड कर दिया था। हाउ एवरेज एटॉमिक मासेस आर हेल्पफुल, एवरेज एटॉमिक मासेस हेल्पफुल कैसे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने देखी है कि लेबॉर्ट्री में भी और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड बाय एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम देखेंगे। तो बाकी इस टॉपिक को इंशाल्लाह जो है तैयार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।